नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। एग्जाम बीकन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज पार्ट 3 देखेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जोड़े गए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके रिपीट होने की पूरी संभावना बनती है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जनरली 5 से 10 सेकंड के होते हैं, लेकिन यदि आपको इसका बेसिक पता है तभी ये क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूं। इनकम में से ही हम टैक्स निकालते हैं और इनकम में से ही हमारा नेट इनकम हमें मिलता है। देखिए, इन दोनों में टैक्स और नेट इनकम में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इसका अर्थ ये बनता है, यदि इनकम पर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम हमारी घटेगी, जबकि अगर टैक्स घटता है तो नेट इनकम हमारी बढ़ेगी। ये रिलेशन आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं टैक्स निकालेंगे कैसे। तो टैक्स निकालने का वही तरीका है जो प्रॉफिट लॉस में हम प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। यहां पर रखेंगे टैक्स, नीचे आएगी हमारी इनकम और यहां गुणित में 100 रहेगा। हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। देखिए, हमसे ये कहा गया क्वेश्चन में, अब जब मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो हम क्वेश्चन में भी समझ पाते हैं। जो ये 6% दिया गया है ये संबंधित है आयकर से, जबकि ये जो 19% दिया गया है ये शुद्ध आय से संबंधित है। इसका अर्थ ये बनता है, यदि मैं कहूं टैक्स का 19% बराबर नेट इनकम का 6%, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इन्हीं को मैं इनवर्सली रख देता हूं। टैक्स अपॉन नेट इनकम इज इक्वल टू 6/19, तो ये इनका रिलेशन बन जाता है। तब यहां रख के देखते हैं हम। यहां पर टैक्स और नेट इनकम 19 है। अब यहां पर हमें इनकम पता चल जाएगी। यहां बेसिकली इस क्वेश्चन में इनकम निकालने के लिए कहा गया है, वही अगर आपने निकाल दी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6 को कौन सी वैल्यू में से घटाया जाए कि हमें 19 प्राप्त हो जाए, तो हमें पता चल गया भाई इनकम 25 है। बस अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टैक्स परसेंटेज निकालने के लिए टैक्स हमें पता है 6/25 इंटू 100। जब मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं 4 बार ही कट जाएगा, मुझे आंसर मिल गया 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं चाहूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक किसान के पास 2 तरह के जानवर हैं, जिनमें कुछ गाय तथा कुछ भैंसें हैं। प्रत्येक गाय 5 किलोग्राम चारा खाती है, जबकि प्रत्येक भैंस 6 किलोग्राम चारा खाती है, तथा इस प्रकार 10 जानवरों ने 57 किलो चारा खाया, तथा तब उसके पास कितनी भैंसें हैं ज्ञात कीजिए। 10 जानवरों ने 57 किलोग्राम चारा खाया है। यहां पर 2 प्रकार के जानवर हमें बताए गए हैं। यहां हम काऊ ले लेते हैं और यहां बफेलो ले लेते हैं। देखिए, यदि गाय 5 किलोग्राम चारा खाती है और भैंस भी यदि 5 किलोग्राम चारा खाती होती, यानी कि दोनों ही जानवर एक जैसा ही चारा खाते होते, तो 5 किलोग्राम के भाव से 10 जानवर 50 किलोग्राम चारा खा जाते। जबकि यहां पर हमें यह बताया गया है कि दोनों प्रकार के जानवरों ने 57 किलोग्राम चारा खाया है, मतलब 7 किलोग्राम चारा ज्यादा खाया गया है। वो किस कारण खाया गया है, यहां पे क्वेश्चन में हमें पता चलता है भैंस गाय के मुकाबले 1 किलोग्राम चारा ज्यादा खाती है। अब 1 किलोग्राम के हिसाब से कितनी भैंसों ने 7 किलोग्राम चारा ज्यादा खाया होगा, तो हमें पता चल गया 7 भैंसों ने। तो भैंसों की संख्या यहां पे हो गई 7। जब 10 में से 7 भैंसें हैं तो निश्चित रूप से 3 गाय होंगी। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है पहले भी आपने कई बार इसे सॉल्व किया हो, बट जनरली स्टूडेंट इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक ट्रिकी अप्रोच बताता हूं। इस क्वेश्चन में जनरल मेथड क्या होगी। एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां चल रही हैं। यदि सिरों की संख्या 280 तथा पैरों की संख्या 820 है, तब मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रत्येक जानवर के पास एक एक सिर ही होगा। यहाँ सिरों की संख्या हम लिख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ही पूछी जाती है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बहुत रेयर केसेस में पूछी जाती है, लेकिन हम दोनों ही निकाल के देख लेते हैं। यहाँ मुर्गियां और यहाँ पर बकरियां हम रख लेते हैं। मान लीजिए दोनों ही जानवरों के पास 2-2 पैर ही होते, तब 280 जानवरों के पास 2 के भाव से 560 पैर होने चाहिए थे, जबकि क्वेश्चन में हमें 820 पैर बताए गए हैं। इट मीन्स कितने ज्यादा पैर हमें यहां पे मिलते हैं, 260। ये किसके कारण ज्यादा मिले, क्योंकि बकरियों के पैर 4 होते हैं, अब 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 के बराबर हमें 260 मिलता है, तो 1 के बराबर 130 मिल जाता है। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। 1 के बराबर जो भी मिलेगा वो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। और 280 में से यदि 130 बकरियां हैं, तो निश्चित रूप से 150 यहां पे मुर्गियां होंगी। इनकी संख्या हमसे पूछी गई थी, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं फिर आपसे यही कहूंगा, वीडियो को पॉज करें, आप खुद से पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। क्वेश्चन कहता है किसी शहर में वयस्क लड़के व लड़कियों की संख्या 6000 है, तो दोनों की संख्या में 6000 यहां पर बताई गई है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ही हैं। यदि लड़कों की संख्या 5% तथा लड़कियों की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। देखिए, यहां पर जनसंख्या में 500 की वृद्धि क्वेश्चन में हमें बताई गई है, और बॉयज की संख्या 5% से बढ़ा दी जाए, तो यहां 5% बढ़ाते हैं। मान लीजिए इनकी संख्या भी 5% से बढ़ती है और इनकी संख्या भी 5% से बढ़ती है। यदि दोनों की ही संख्या 5% से बढ़ती है, तो 6000 का 5% निकालें आप तो 300 मिलेगा, जबकि जनसंख्या यहां 500 से बढ़ रही है। अगर दोनों 5% से बढ़ते तो जनसंख्या केवल 300 बढ़ती, मतलब यहां 200 का ज्यादा इंक्रीमेंट है। और ये 200 का ज्यादा इंक्रीमेंट किस कारण है, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो है 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो किसी वैल्यू का 4% बराबर हमें 200 प्राप्त होता है, तो एक बराबर कितना मिल जाएगा भाई, 5000। मतलब लड़कियों की संख्या यहां पर 5000 है, तो 6000 में से यदि 5000 लड़कियां हैं तो 1000 लड़के होंगे। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5000 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन देख के सॉल्व करना शुरू भी कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ गए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। 5000 जनसंख्या में पुरुष व महिलाएं दोनों हैं, तो यहां पर हम मेल्स और यहां पर फीमेल रख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है यदि पुरुष 6% व महिलाएं 14% बढ़ जाएं तथा 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा लास्ट में क्वेश्चन का था। यदि पुरुष 6% और महिलाएं भी अगर 6% से बढ़ती, तो 5000 का हम 6% निकाल देते हैं। 5000 का 6% यहां पर 300 बनता है। मतलब वैल्यू 5000 से 300 बढ़नी चाहिए थी, जबकि वृद्धि हमें 540 मिलती है। इंक्रीमेंट हमें 540 का मिलता है, होना चाहिए था अगर 6 के भाव से देखें तो 300 की वृद्धि, यानी वृद्धि 240 की एक्स्ट्रा हुई है, ज्यादा हुई है। अब ये ज्यादा किस कारण हुई है, क्योंकि महिलाएं 14% यानी इनसे 8% ज्यादा बढ़ी हैं
तो हम फीमेल की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। फीमेल का 8% बराबर हमें 240 मिलता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फीमेल इज इक्वल टू 240 इंटू 100/8, तो 8 3 24, यानी हमें फीमेल की संख्या कितनी मिल जाती है, 3000 मिल जाती है। तो 5000 में से यदि 3000 महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से 2000 पुरुष होंगे। और क्वेश्चन में हमसे पुरुषों की वर्तमान संख्या पूछी गई है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि हम परसेंटेज चेंज को डील करना सीख जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 हो तब उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। 20,000 की बिक्री तक वो 9% कमीशन लेता है, जबकि उसके ऊपर यदि बिक्री होती है तब उसका कमीशन 1% से बढ़ जाता है। ये 1% उसके लिए बोनस मिलता है, यानी उसका कमीशन 10% हो जाता है। इस हिसाब से उसकी टोटल इनकम 6,800 रुपये रहती है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 20,000 तक उसको केवल 9% कमीशन मिलता है। यदि वो 20,000 के ऊपर बिक्री करता है तो उसका कमीशन 1% से बढ़ जाता है, यानी वो बोनस के रूप में मिलने लगता है। तो 20,000 से ऊपर जितनी बिक्री करेगा उस पर टोटल उसको 10% मिलने लगेगा। अब इसको यदि हम इक्विवेलेंट कर दें तो हमें उसकी टोटल सेल्स पता चल जाएगी। मान लीजिए पूरी बिक्री पर उसको 10% ही कमीशन मिला हुआ है, मतलब इस 20,000 पर भी उसको 10% कमीशन ही मिला हुआ है। तो इसका 1% कितना होगा भाई, 200। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 200 रुपये, तो उसका टोटल सेल्स हमें पता चल जाएगा। अभी ये हमें सेल्स का 10% मिला हुआ है, क्योंकि उसकी कमीशन भाई टोटल 10% है। तो सेल्स का यदि 10% 7,000 है, 7,000 है, तो 100% क्या होना चाहिए, 70,000 होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमारा अप्रोच ये रहेगा कि 20,000 तक उसको कमीशन 9% मिलता था, जबकि 20,000 से ऊपर की जो बिक्री करता है वो उस पर उसे 1% बोनस यानी 10% कमीशन मिलता है। ये 10% कमीशन किसको मिलता है, सेल्समैन को, मतलब कंपनी की जेब से जाता है। अब देखिएगा, सेल्समैन अपनी कमाई काटकर कंपनी में 63,200 रुपये जमा कर देता है। मान लीजिए सेल्समैन को इन 20,000 तक भी ये 9% की जगह 10% कमीशन मिलता, मतलब ये 1% एक्स्ट्रा मिलता। मैं इन दोनों परसेंटेजेस को इक्विवेलेंट कर लेता हूं। मान लीजिए उसको 10% ही कमीशन मिलता, तो भाई इसका 10% निकाले 200 रुपीज। तो ये 200 रुपीज कंपनी की जेब से जाता ना भाई, कंपनी की जेब से निकल के सेल्समैन के पास जाता। तो ये तो कंपनी का पैसा है, तो इसमें से हम इसे घटाएंगे। तो कंपनी के पास कितने रुपए जाते, 63,000 रुपीज, जो कंपनी के सेल्स के 90% के बराबर होते। भाई कंपनी की सेल्स के 90% के बराबर होते, क्योंकि 10% तो सेल्समैन को मिल चुका है। तो यदि 90% के बराबर ये हैं तो कंपनी की सेल्स कितनी हुई भाई, 70,000 हुई। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट जनरली फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, बट इनमें बहुत छोटा सा अप्रोच रहता है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है।
क्वेश्चन कहा गया है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। देखिए इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू को जैसे हम सॉल्व करते थे 20% से उसका मूल्य बढ़ता है, यानी मूल्य अब 120 हो जाता है मान के चलते हैं, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो भाई जितने से बढ़ा है उतने की ही हमें कमी यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो 20% से हमें कम करना पड़ेगा, 20% से कम करना पड़ेगा। लेकिन बेस वैल्यू क्या होगी भाई, जिसके हिसाब से देख रहे हैं ये बेस वैल्यू होगी ना, तो यहां पर 120 बेस वैल्यू होगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाता है 16 राइट 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कहता है चीनी का मूल्य 30% घटता है, तब उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में केवल 10% की कमी हो। चीनी का वास्तविक मूल्य यदि हम 100 लेके चले तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें 30% की कमी आई है, का अर्थ बनता है अब उसका मूल्य 70 हो गया है। क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया है कि कुल खर्च में 10% की कमी आ जाए, मतलब वास्तविक ओरिजिनल वैल्यू ये ना बचे, इसमें 10% की कमी आ जाए, यानी इसकी वैल्यू 90 हो जाए। तो हमें यहां से वापस जाना पड़ेगा, कहां तक, यहां तक ही जाना पड़ेगा। तो यहां तक जाने में केवल हमें 20 ही लेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे हम। 20/70 इंटू 100 कर लेते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 राइट 4/7%। इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा। इट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तब उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी जिससे कुल खर्च केवल 5% बढ़े। देखिए आपसे ये कहा गया है चीनी का मूल्य 20% से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब 120 हो जाता है। फिर कहा गया है तब उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी जिससे कुल खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो। तो यहां पर पहले हम 5% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब खर्च 105 हो चुका है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो उसका ओरिजिनल कंजम्पशन जो हमें बताया गया है वो 280 किलोग्राम बताया गया है टोटल। अब इसमें कितने की कमी करनी होगी ये हमें देखना है। देखिए भाई ओरिजिनली तो ऐसा हम करते हैं कि जितना हम आगे बढ़े हैं उतना ही हमें लेस करना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा लेस नहीं करना है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर खर्च में वृद्धि भी बताई है। तो हमें यहां से यहां तक ही जाना पड़ेगा केवल। तो यहां से यहां तक वापस जाने में हमें 15 लेस मिलते हैं। अब यहां 15 लेस मिलते हैं तो किसके हिसाब से कम करने पड़ेंगे, 120 के हिसाब से। तो नीचे वैल्यू आएगी 120 इंटू 100। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 राइट 1/2% यहां से मिलता है, इतना हमें कम करना पड़ेगा। और ये 12 राइट 1/2 किसका, 280 का, क्योंकि ओरिजिनल कंजम्पशन तो यही है भाई, है कि नहीं। तो 280 का जब हम 12 राइट 1/2% निकालेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब हम जानते हैं 12 राइट 1/2% को मैं 1/8 लिख सकता हूं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाता है 35 किलोग्राम, ये किलोग्राम में रहेगा। तो इतना कम करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। क्वेश्चन कहता है जब एक आदमी की आय 6000 से बढ़ जाती है तब आयकर दर 18% से 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक
पॉइंट दे दिया गया है हमें, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल आय जो थी, यानी ओरिजिनल इनकम जो थी वो x थी, और अब उसकी इनकम 6000 से बढ़ गई है, मतलब इनकम x प्लस 6000 उसकी ये है। इसके बाद ये कहा गया है हमसे कि दोनों ही परिस्थितियों में उसकी 25% जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहती है, मतलब बाकी 75% उसकी इनकम पर टैक्स लगता है भाई, ये हमसे कहा गया। ये 75% जब दोनों ही परिस्थितियों में हो तब लेने की जरूरत नहीं होती, इस चीज को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियों में है। बट अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये 75% यहां पर भी रखेंगे और इस तरफ भी रखेंगे। फिर ये कहा गया है कि 18% से 15% रह जाती है। इट मीन्स यहां पर उसका जो टैक्स था वो 18% था और यहां पर उसका टैक्स 15% है। तो देखिए 75% से 75% तो डायरेक्टली कट जाता है पूरा का पूरा। अब इन दोनों को काट लेते तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है। 3 से काट लेते, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो यहां हमें मिला 6x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x प्लस 30,000 हमें मिल जाता है। इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे 6 में से घटाएंगे तो x इज इक्वल टू 30,000, ये हमें पता चल गया उसकी इनकम जो है, ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20% ड्यू टू विच अ फैमिली बाइज 20 kg मोर शुगर एट ₹400। फाइंड एक्चुअल कंजम्पशन, करेंट कंजम्पशन, एक्चुअल प्राइस एंड करेंट प्राइस। चीनी के दामों में 20% की कमी आई है, तो जो उसका ओरिजिनल प्राइस हुआ करता था वो अपने आप में 100% के बराबर था भाई, और अभी जो उसका प्राइस है वो 20% लेस है पहले के मुकाबले। इट मीन्स अब 80% के बराबर है, ये करंट प्राइस है। हमसे ये पूछा गया है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, या एक्चुअल कंजम्पशन भी पूछी गई है हमसे। तो पहले हम ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए जितने से कमी आई है उतने से ही हमें इसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब ओरिजिनल पे हम पहुंच पाएंगे। तो 20% का इंक्रीमेंट हमें इसमें करना पड़ेगा, और किसके कंपैरिजन में भाई, 80 के कंपैरिजन में, क्योंकि करंट प्राइस जो इसकी है वो 80% के बराबर है पहले के मुकाबले। तो 20/80 हम रख देते हैं, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहां पर जो 20 किलोग्राम ज्यादा खरीद पाता है वो ये 20 किलोग्राम कम होने के कारण खरीद पाते हैं, तो यहां पर हम 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पर भी हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता चल जाएगा पहले वो कितनी चीनी खरीदते थे। यहां 80 kg आ जाता है। इट मीन्स पहले वो 80 किलोग्राम चीनी खरीदा करते थे, तो उनकी जो ओरिजिनल कंजम्पशन थी चीनी की वो 80 kg थी, ये हमें पता चल चुका है। अब हम ओरिजिनल प्राइस निकाल लेते हैं कि उस समय पे उसका पर केजी प्राइस क्या हुआ करता था। तो 400 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी मीन्स 5 रुपीज पर केजी पहले उसकी प्राइस थी। अब हम करेंट कंजम्पशन की बात कर लेते हैं। तो करेंट कंजम्पशन पहले 80 किलोग्राम और अब 20 किलोग्राम ज्यादा, इट मीन्स 100 केजी अब कंजम्पशन है। और करंट प्राइस की यदि हम बात करें तो 400 रुपए ही खर्च करता है और 20 किलो ज्यादा यानी 100 किलो चीनी खरीदते हैं। तो अब उसकी प्राइस हो गई है 4 रुपीज पर केजी। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन कहता है चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। देखिए यहां पर ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहां पर परसेंटेज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, यहां पर रुपए में बताया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है तब एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है।
पहले वो 16 रुपए में जितनी भी चीनी खरीदा करता था, अब 2 रुपए की कमी आ जाने के कारण 4 किलोग्राम वो चीनी अधिक खरीद पाता है। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो यहां पर ओरिजिनल जो प्राइस था वो हम एक्स रुपीज मान लेते हैं पर केजी, और न्यू प्राइस जो है उसे हम x-2 पर केजी लेंगे। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, फिर ऑप्शन से कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर पहले जो कंजम्पशन हुआ करता था उसका वो 16/x था, और अभी जो उसका कंजम्पशन है वो 16/x-2 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 4 kg होगा। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 16 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x-2 डिनोमिनेटर में -1/x इज इक्वल टू 4। 4 से इसे कैंसल आउट करेंगे 4 टाइम्स, 4 1/x-2 -1/x इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो x-2 अपॉन x-2 इज इक्वल टू 1। x माइनस x+2 अपॉन x² माइनस 2x इज इक्वल टू 1। x कैंसल आउट हो जाएंगे यहां पर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर मिलेगा हमें 8 अपॉन में x² माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि वर्ग समीकरण। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको x+2 और x-4 मिलेगा। ये जब वैल्यू ट्रांसपोज होगी जीरो की उस तरफ तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इट मीन्स ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। x इज इक्वल टू 4 रुपीज पर केजी, ये हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसका ट्रिकी अप्रोच क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन से कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए जरा। अब मान लीजिए इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए हैं। भाई कोई भी ऑप्शन यहां पे दे रखे होंगे, उनमें 4 रुपए तो रहेगा ही रहेगा, और कोई भी ऑप्शन हम मान लेते हैं उसके साथ में। सी ऑप्शन दिया गया है 5 रुपीज पर केजी, एंड डी ऑप्शन हम मान लेते हैं 6 रुपीज पर केजी। कोई भी ऑप्शन मान के अभी हम चलते हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ऑप्शन से किस तरीके से निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर कंजम्पशन हम लिख लेते हैं माइनस, जो भी हमारी इक्वेशन थी वो एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 4। अब यहां x की जगह पे मैं कोई भी प्राइस रख के देखता हूं। आप 3 रख के देख लीजिए, 5 रख के देख लीजिए, 6 रख के देख लीजिए। यहां पर हम डायरेक्टली 4 रख के देखते हैं, तो 16/4 माइनस 2 माइनस 16/4 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, और नीचे 16/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और 4 इज इक्वल टू 4 हमें मिल जाता है। इट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का अप्रोच भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही रहेगा। डिटेल में मैं बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को भी मैं ऑप्शन से सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है केले के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए में 1 दर्जन केले अधिक खरीदता है। देखिए यहां 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी आई है, तो जो ओरिजिनल प्राइस इसका हम लेके चलेंगे वो x रुपीज पर केजी ले लेते हैं, जबकि नया प्राइस
जो है वो x माइनस 0.5 ले लेते हैं। यहां पे मैं ऑप्शन रख देता हूं, तो इसकी इक्वेशन इसी तरीके से बना लेता हूं मैं। यहां हमसे कहा गया है 66 रुपए खर्च करके 1 दर्जन केले अधिक खरीद पाता है। तो इसका पहले का कंजम्पशन 66 अपॉन x और अभी का कंजम्पशन 66 अपॉन x माइनस 0.5 रहेगा, और दोनों का डिफरेंस हमें 1 दर्जन दिया गया है। इस तरीके से मुझे इक्वेशन बनानी है। यहां पर मैं फर्स्ट ऑप्शन रख के देखता हूं x की जगह पर, तो 66 अपॉन 6 माइनस 0.5 माइनस 66 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 66 अपॉन 5.5 माइनस 66 अपॉन 6, ये भी काट देंगे हम। पॉइंट रिमूव करूंगा 0 आ जाएगा, 11 5 जा, ये 6 टाइम्स कट जाएगा, 5 1 जा, और ये 12 टाइम्स यहां पे कट जाना है। 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे इन क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% से बढ़ती है तथा व्यय 15% से बढ़ता है, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब भी यहां हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात होती है, बढ़ने या घटने की बात होती है, तो सबसे पहले परसेंटेज को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर 60% को मैं 3/5 लिख देता हूं। आपसे कहा गया है व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो यहां पर उसकी आय 5 है, जिसमें से वो 3 खर्च कर देता है, तो निश्चित रूप से 2 रुपए उसकी बचत खाते में आ जाते हैं। अब यहां पर ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको मैं 50 ले सकता हूं, 500 ले सकता हूं, 5000 ले सकता हूं। ऐसी वैल्यू बना लीजिए जिसमें आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम ना हो और पॉइंट में भी वैल्यूज ना आए। तो इसे मैं 500 बना देता हूं, इसे 300 बना देता हूं, इसे 200 बना देता हूं। अब हमसे कहा गया है उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसी का 15% निकाल के इसमें हम जोड़ देंगे, तो इसका 15% 75 होगा। मतलब 75 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसकी आय जो है 575 रुपए हो गई है। जबकि उसके एक्सपेंडिचर में भी 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका 15% जब हम निकालेंगे तो हमें 45 मिल जाता है। इट मीन्स उसका खर्च जो है 345 रुपए हो गया है। अब हमें यहां पर उसकी सेविंग्स में इंक्रीमेंट निकालना है, तो यदि आय में से हम व्यय घटाते हैं तो हमें सेविंग्स मिल जाती हैं, यहां 230 आता है। तो अब देखिए पहले उसकी सेविंग्स 200 थी और अब उसकी सेविंग्स 230 है। इट मीन्स 30 रुपए की यहां पर भी बढ़ोतरी हुई है। हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं 30 अपॉन, अब ये बेस वैल्यू कौन सी होगी हमारी, पुराना वाला जो उसकी सेविंग होगी वो हम रखेंगे यहां पर 200 इंटू 100। तो हमें यहां पे क्या पता चलता है 15% का इंक्रीमेंट, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो सबसे पहले 75% को भिन्न में बदल लेता हूं, 3/4 लिख देते हैं। 75% खर्च करता है का अर्थ होता है उसकी टोटल इनकम यदि 4 है तो उसमें से 3 वो खर्च कर देता है। अब यदि 4 में से 3 खर्च कर देता है तो 1 उसकी बचत हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो अप्रोच था इसमें वैसा ही हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे 400 बना लेते हैं, इसे 300 बना लेते हैं, इसे 100 बना लेते हैं। अब हमसे ये कहा गया है उसकी आय में
20% की बढ़ोतरी होती है, तो इसका 20% निकाल के इसी में जोड़ देते हैं, तो इसका 20% जो है 80 होगा, और उसके एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो 10% इसका 30 होगा। ये 480 हो जाता है, जबकि ये 330 हो जाता है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें सेविंग्स पता चल जाएंगी। सेविंग्स 150 होंगी। अब देखिए, पहले सेविंग अगर 100 थी और अब 150 है, तो निश्चित रूप से इसमें 50 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम परसेंटेज में से बदल लेते हैं। 50 अपॉन में क्या रहेगा भाई, पुरानी सेविंग, तो अपॉन में 100 रह जाता है, इंटू 100 कैंसिल आउट। हमें पता चल गया 50% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन से ये थोड़ा डिफरेंट वन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, एक महिला अपनी आय 8,550 में से 5,700 रुपये खर्च करती है। यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% व 13% वृद्धि हो, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चंस में जो ये वैल्यू दी रहती है, सबसे पहले इसे हम छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाए। तो 8550 इनका रेशियो निकाल देते हैं, 5700। इन्हें रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है 3:2। इट मीन्स यदि उसकी इनकम 3 थी तो एक्सपेंडिचर उसका 2 था, तो निश्चित रूप से सेविंग उसकी 1 होगी। इनको भी हम 300, 200 और 100 मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमसे कहा गया है आय में 19% की वृद्धि, जबकि व्यय में 13% की वृद्धि हुई है। तो आय में यदि हम 19% की वृद्धि देखते हैं तो इसका 19% 57 होना चाहिए, तो उसकी इनकम 357 हो जाती है। और एक्सपेंडिचर में 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका 13% यदि हम निकालते हैं तो 26 आता है। इट मीन्स एक्सपेंडिचर उसका 226 हो जाता है। जब इसे इसमें से माइनस करते हैं तो उसकी सेविंग्स हमें पता चल जाती है 131। पहले उसकी सेविंग 100 थी, अब 131 है। इट मीन्स इंक्रीमेंट 31 का है, तो 100 के हिसाब से यदि हम देखें तो ये 31% ही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी अप्रोच सेम रहेगा। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक अपनी आय 13,500 में से 9,000 रुपए खर्च कर देता है। तो ये उसकी टोटल इनकम है और ये उसका खर्चा है। सबसे पहले इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं, 13,500 और 9,000 का। यदि इनका भी हम रेशियो निकालते हैं तो हमें 3:2 यानी 3:2 मिल जाता है। फिर हमसे ये कहा गया है, अब 3:2 तो इनकम यदि उसकी 3 है तो उसमें से 2 वो खर्च कर देता है, तो सेविंग उसकी 1 होगी। इनको भी हम 300, 200 और 100 बना लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि उसकी आय में 13% का इंक्रीमेंट होता है, तो यहां पर भी 13% का इंक्रीमेंट हम कर लेते हैं। तो इसका 13% जब हम निकालेंगे तो 39 आ जाता है, यानी उसकी इनकम 339 हो जाती है। अब एक्सपेंडिचर में हमसे कहा गया है 9% का इंक्रीमेंट होता है, तो इसका 9% जब हम निकालेंगे तो 18 हमें मिल जाता है। इट मीन्स ये 218 हो जाता है। सेविंग हम निकाल लेते हैं, यहां पर हमें 121
मिल जाती है। इट मीन्स यहाँ अगर हम यहाँ से देखें पुरानी सेविंग से तो 21 का इंक्रीमेंट मिल जाता है, और यदि हम 100 के हिसाब से निकालते हैं तो ये हमें 21% ही मिलता है। इट मीन्स 21% का इंक्रीमेंट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव वाले प्रश्नों में ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो यहां पर हम पहले टोटल जो वोटिंग हुई है या टोटल वोटर्स जो हैं उनको 100 यूनिट लेके चलेंगे, और यहां पर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब यहां पे वैध मत कितने हैं, यानी कि वैलिड वोट्स कितने होंगे भाई, 80 यूनिट होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। अब देखिए यहीं पर वैलिड वोट्स में से ही जीतने वाले उम्मीदवार को और हारने वाले उम्मीदवार को वोट्स मिलेंगे। तो यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 70% यहां से वोट्स मिले हैं तो हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट्स मिलेंगे। यहां जो ये वैलिड वोट्स हैं इन्हीं को हमने 100% यहां पर माना है, जो भी वैलिड वोट्स हैं। फिर इसके बाद क्या कहा गया क्वेश्चन में, तथा 9600 मतों से जीतता है। तो देखिए यहां पर हमें परसेंटेज में पता चलता है कि विनर और लूजर इन दोनों के जीतने और हारने के बीच का जो डिफरेंस है वो 40% का है। इट मींस इस 80 यूनिट का 40% हम निकालते हैं, जो बराबर होगा 9600 वोट्स का, क्योंकि यहां पर वो 9600 मतों से विजयी रहा है। 20 से 20 कैंसिल आउट करते हैं तो यहां 32 इज इक्वल टू 9600 हमें मिल जाता है। इन दोनों को जब हम काटेंगे तो 1 इज इक्वल टू 300 मिल जाता है। तो यहां पर वोटर्स की संख्या क्या होगी भाई, 30,000 होगी। और वैलिड वोट्स यदि हम निकालते हैं तो 300 के यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 24,000 यानी 24,000 हो जाती है। ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका मैं लास्ट वन क्वेश्चन में बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करते तथा डाले गए मतों में से 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यहां पर हम 20% को 1/5 लिख देते हैं और 12.5% को 1/8 लिख देते हैं। आगे कहा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त होते हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैलिड वोट्स में से 60% मत जीतने वाले उम्मीदवार को, जबकि 40% मत हारने वाले उम्मीदवार को मिलते हैं। अब देखिए इनके बीच में हारने और जीतने का जो डिफरेंस है वो 20% का है। इसका यूज अभी हम करेंगे। हमसे क्वेश्चन में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी गई है, तो मतदाताओं की संख्या हम जो है x लेके चलते हैं। मान लीजिए x यूनिट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। अब देखिएगा जरा, हमसे ये कहा गया है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इट मीन्स यदि 5 में से 1 वोटर ने अपना वोट नहीं डाला है तो निश्चित रूप से 5 में से 4 वोटर्स ने अपना वोट डाला है। आगे देखिएगा जरा, यदि 12.5% मत अवैध घोषित किए गए हैं, यानी 8 में से यदि 1 वोट इनवैलिड है तो 8 में से 7 वोट वैलिड होंगे। एक चीज और है यहां पर, वैलिड वोट्स में से जीतने और हारने वाले के बीच 20% का डिफरेंस है,
उसको भी यहां पर हम लिख लेते हैं। इसके बराबर 5600 होगा। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार 5600 मतों से जीत जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 40,000 मिल जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। क्वेश्चन कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कुल पंजीकृत मतदाताओं के 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो यहां पर कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं उनको यहां पर 100 यूनिट मान के चलते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इट मीन्स जो वोटिंग हुई है वो 80 यूनिट की हुई होगी। यहां पर यदि हम x ले लेते हैं तो यहां पर x माइनस 20% हमें लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं। डाले गए मतों में से 600 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। इनका यूज अभी हम करेंगे। फिर आपसे कहा गया जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत मिलते हैं। तो यहां पर वैलिड जो वोट्स हैं उनको हम अलग से 100 यूनिट लेके चलते हैं। और आपसे जिस तरीके से कहा गया है यहां जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले उम्मीदवार को 25%। लेकिन यहां पर जबकि हमने वैलिड वोट्स को 100 यूनिट अलग से लिया हुआ है तो जीतने वाले उम्मीदवार को हमें 75 यूनिट यहां पर रखना पड़ेगा और हारने वाले उम्मीदवार को 25 यूनिट रखना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा, हारने और जीतने के बीच का जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट बनता है यहां पर। और 50 यूनिट के बराबर हमें ये दिया गया है कि 1500 मतों से वो जीतता है। तो 50 यूनिट के बराबर हम 1500 रख देते हैं। तो एक बराबर हमें वैल्यू मिल जाती है 30। देखिए इन दोनों को काटेंगे तो 30 हमें मिल जाता है। अब एक बराबर यदि 30 मिल जाता है तो वैलिड वोट्स हम निकाल सकते हैं। यहां से वैलिड वोट्स आ जाते हैं 3000। अब देखिए वोटिंग लिस्ट जो वोटिंग हुई है वो भी हम निकाल सकते हैं। 3000 तो हो गए वैलिड वोट्स। अब इनमें इनवैलिड भी शामिल है। तो जो इनवैलिड वोट्स थे वो 600 थे। देखिएगा जरा यहां पर किसी वैल्यू का यदि 80% 3600 है तो 100% क्या होगा उसका 4500। ये हमारा आंसर आ जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहां पर 4500 होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना रहता है। क्वेश्चन कहता है एक शहर के सर्वेक्षण में पाया गया कि 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। शहर की कुल पॉपुलेशन में 100% लेके चलूंगा यहां पर, जिसमें से हमें बताया गया है कि 40% जनसंख्या ऐसी है जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। फिर कहा गया है जिन घरों में एक सदस्य है, मतलब रिमेनिंग जो भी होंगे उनमें एक सदस्य होगा। रिमेनिंग 60% हुए। उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। मतलब ये जो परिवार हैं इनमें से 20% घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष है। अब रिमेनिंग कितने हुए भाई यहां पर 80%। 80% परिवार ऐसे होंगे जिनमें कोई भी मेल नहीं होगा। इट मींस सिर्फ फीमेल होंगी। क्वेश्चन कहता है आगे तो उन घरों का प्रतिशत ज्ञात करो जिनमें केवल एक महिला है व कोई भी पुरुष नहीं है। इट मींस ये वाला पार्ट जो है इसका परसेंटेज निकालने के लिए कहा गया। तो सिंपल सी चीज है, ये 60% का 80% हमें निकालना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 का 80% हम निकाल लेते हैं। यहां हमें आंसर मिल जाता है 48%। इट मींस 48% फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कोई भी पुरुष नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर और शेष बची आय का। तो सबसे पहले हम उसकी कुल आय 100% मान के चलते हैं। इसे हम x भी ले सकते हैं भाई। और यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि 20% भोजन पर खर्च करता है, तो यहाँ पर फूड पर 20% वो खर्च करता है कहा गया है, और शिक्षा पर 15% खर्च करता है। तो यहाँ एजुकेशन में हम ले लेते हैं 15%। फिर कहा गया है शेष बची आय का 40% मनोरंजन व वाहन के पेट्रोल पर खर्च करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल कितना हो जाता है, 20 और 15 35%। तो उसकी रिमेनिंग जो होगी वो 65% होगी। तो 65% में से 40% ऐसा एक्सपेंडिचर है जो उसका मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट और पेट्रोल के खर्चों में होता है। तो ये 40% यहां पर देख लेते हैं। फिर कहा गया है 30% दवाइयों पर खर्च करता है, तो यहां से 30% और ले लेते हैं, दवाइयों में खर्च होता है 30%। फिर आगे देखिए, यदि वह 8,775 रुपए की बचत करता है, तो यहां पर सेविंग जो होगी उसकी, पहले परसेंटेज हम निकाल लेते हैं भाई, उसकी सेविंग कितनी होगी। तो 40 और 30 ये 70 हो जाता है, तो 65 यहां अपने आप में 100% के बराबर होगा, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो यहां इसका कितना पार्ट बचता है, 30% जो उसकी सेविंग होगी, और ये हमें रुपए में बताई गई है 8,775 रुपए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब मुझसे ये वाला 100% पार्ट पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, 65% का 30% जो वैल्यू यहां पर दी गई है उससे हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये x का, देखिए यहां से सॉल्व करेंगे भाई, इसका ये का ये, इट मीन्स तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का 65% का 30% बराबर हमें 8,775 रुपए दिया गया। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे 45,000, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी जनरली हमें एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। क्वेश्चन कहता है एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। इन क्वेश्चंस की इजी अप्रोच क्या होगी, यहां पर दो पार्ट जो हमें बताए गए हैं वो हम बना देते हैं। 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, तो यहां पर राइस पसंद करने वाले व्यक्ति 60% है। फिर आगे कहता है 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, तो इन्हीं उसी फैमिली में से 50% लोग ऐसे हैं जो चपाती पसंद करते हैं। यहां 50% ले लेते हैं। फिर आगे कहता है 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो दोनों चीजें पसंद करने वाले यानी कि राइस भी और चपाती भी, ये 20% यहां पर हैं। तो देखिएगा जरा, यदि 20% दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो यदि मैं केवल चावल पसंद करने वाले लोग निकालूं यहां पर, मतलब जो केवल चावल पसंद करते हैं, तो वो कितने लोग होंगे देखते हैं। तो 60 में से 20% ये कट जाएगा, तो केवल चावल पसंद करने वाले लोग 40% बचेंगे, और 50% जो चावल भी पसंद करते हैं और चपाती भी पसंद करते हैं, तो उनमें से हम निकाल सकते हैं केवल चपाती पसंद करने वाले लोग। तो 50% में से 20% ये हटाएंगे, तो 30% यहां पर बचेगा जो केवल चपाती पसंद करते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है ऐसे व्यक्तियों की संख्या या उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो ना तो चावल पसंद करते हैं और ना ही रोटी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कितने लोग चावल रोटी या दोनों चीजें पसंद करते हैं। तो देखिएगा, केवल चावल पसंद करने वाले लोग यहां पर 40% है जो केवल राइस पसंद करते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो केवल चपाती पसंद करते हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें पसंद करते हैं, राइस और चपाती। तो देख लेते हैं पहले इनका टोटल क्या हो जाता है। तो ये हमें पता चल गया 90% लोग कोई ना कोई चीज पसंद करते हैं,
या तो केवल राइस या चपाती या दोनों चीजें। फैमिली में से रिमेनिंग 10% लोग ऐसे होंगे जो कोई भी चीज पसंद नहीं करते होंगे, ना तो राइस और ना ही चपाती। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बट इनमें टाइम लगता है, दैट्स वाई मैंने सर्कल पहले से बना के रखे हैं। एक बार आपको यदि ये समझ में आ जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। देखिए अब दो दो का बताया गया है। इन क्वेश्चंस को जनरली हम बीच से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो तीनों विषयों में फेल का हमें 13% बताया है, इसको हम बीच में रख देते हैं। तीनों विषयों में फेल 13% है। आगे देखिएगा आप, अब हम शुरू से शुरू करेंगे। यहां पर हमसे कहा गया एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, तो मैथ्स के यहां पर 40% हमें बताए गए हैं। फिर 30% हिंदी में फेल हुए, तो हिंदी में जो फेल होने वाले छात्र हैं वो 30% हैं टोटल। तो 50% इंग्लिश के यहां पर हम रख लेते हैं जो फेल हुए हैं। अभी इन 50% में सभी शामिल हैं, अंग्रेजी, हिंदी और गणित वाले भी। देखेंगे आगे। यदि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, देखिएगा जरा, 25% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, मतलब इन दोनों विषयों में 25% छात्र फेल हुए हैं। लेकिन तीनों का ये 13% उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट हमें 25% दिया गया है, लेकिन ये 13% तीनों में फेल होने वाले हैं, जो इसमें से हम लेस करके यहां पर लिखेंगे तो ये 12% बचते हैं। अब देखिएगा आगे। यदि ये समझ में आपको ना आए तो दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। फिर कहा गया है 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल हुए। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्र जो हैं 15% हैं। फिर 15% में से ये वाला पार्ट, मतलब हमें ये वाला पार्ट 15% बताया गया है, इसमें से ये 13% हम लेस करेंगे तो यहां पर 2% रिमेनिंग रह जाते हैं। अब देखिए फिर आगे कहा गया है और 22% छात्र हिंदी व गणित दोनों में। तो हिंदी और गणित दोनों में 22%, ये वाला पोर्शन हमें 22% बताया गया है। तो इस 22 में से ये 13 जब हम लेस करते हैं तो ये 9% यहां पे बचता है। आगे देखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है तब ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत छात्र तीनों विषयों में पास हुए। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कितने छात्र कोई एक विषय में, कोई दो विषयों में या तीनों विषयों में फेल हुए, जो रिमेनिंग होंगे वो पास होंगे। तो देखते हैं जरा। यदि हम केवल गणित की बात करें, जो केवल गणित में फेल हुए हैं, तो वो हमें यहां पर रखने पड़ेंगे। जो केवल, मतलब ये वाला पूरा सर्कल मैथ्स का है और रिमेनिंग जो होंगे वो केवल मैथ्स के होंगे। तो भाई रिमेनिंग कितना बचा? 6%। ये केवल मैथ्स का बचा। ये 6% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हुए हैं। अब देख लेते हैं अंग्रेजी में। यदि हम बात करें केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, तो ये 23% यहां पर रिमेनिंग रह जाता है। ये वाला पार्ट पूरा अंग्रेजी का है और अंग्रेजी के अंदर हम देखें तो 12%, 13% और 2% भी शामिल है। तो यदि हम केवल अंग्रेजी का निकालें तो केवल अंग्रेजी में टोटल 50% में से 23% ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इसी तरीके से हम केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्र निकाल लेते हैं। टोटल तो 30% फेल हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, 2%। कुछ ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं, मतलब तीनों में फेल हुए हैं, तो 13% है। और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी और गणित दोनों में फेल हुए हैं, तो वो 9% है। भाई केवल यदि हम हिंदी के फेल होने वाले छात्र निकालें तो यहां हमें 6% मिलेंगे। देखिए 30 में से 13 और 9 22, 22 और 2 24, तो 24% तो ऐसे हैं जो हिंदी के अलावा भी किसी में फेल हुए हैं। लेकिन केवल हिंदी में यदि हम निकालें तो 6% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब किसी एक विषय में फेल होने वाले
कोई 2 विषयों में फेल होने वाले और 3 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को हम सम टोटल कर लेते हैं। जो रिमेनिंग रहेंगे वो पास होने वाले रहेंगे। तो किसी एक विषय में फेल होने वाले, तो यहां पे देखिए केवल गणित में 6%, केवल हिंदी में 6%, केवल अंग्रेजी में 23%। अब 2 विषयों को देख लेते हैं। गणित और अंग्रेजी में 12%, अंग्रेजी और हिंदी में 2%, हिंदी और गणित में 9%। अब 3 विषयों में देख लेते हैं, तो 3 विषयों में 13% जो है फेल है। सभी का सम टोटल देख लेते हैं, तो ये सम टोटल इनका 71% आएगा। मतलब 71% छात्र ऐसे हैं जो या तो किसी एक विषय में फेल है, या 2 विषयों में फेल है, या 3 विषयों में फेल है। तो 100% में से कितने परसेंट बचे भाई? 29%। 29% ऐसे छात्र होंगे जो सभी विषयों में पास होंगे। ये हमारा आंसर आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन का अप्रोच भी लास्ट वन क्वेश्चन जैसा ही होगा। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, तो यहां मैथ्स वाले पार्ट में हम 20% लिख देते हैं। 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, तो 15% यहां पर है। 25% छात्र विज्ञान में फेल होते हैं, तो ये साइंस का 25% हम लिख देते हैं। 5% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल होते हैं, तो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए 5% हैं। 10% अंग्रेजी व विज्ञान दोनों में, और 15% गणित व विज्ञान दोनों में। लास्ट वन क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम आखिरी से सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी कि तीनों में फेल हुए छात्र जो बताए गए हैं वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है तीनों विषयों में 2% छात्र फेल हुए हैं। फिर हम 2 सब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया यदि 5% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, तो गणित और अंग्रेजी में फेल होने वाले 5% हैं, तो ये वाला पार्ट हमें 5% बताया गया है। अब इस 5% में से ये 2% हम हटा देंगे, क्योंकि ये 2% जो है ये तीनों विषयों में फेल होने वाले हैं। तो रिमेनिंग यहां पे क्या होगा भाई? 3% होगा। फिर देखिएगा 10% छात्र अंग्रेजी व विज्ञान दोनों में फेल हुए, तो यहां ये वाला पार्ट हमें जो है 10% बताया गया है। तो ये 10% में से ये 2% हटा देंगे, तो यहां पर बचा हुआ 8% है। फिर बताया गया हमें 15% छात्र गणित व विज्ञान दोनों में फेल हुए, तो गणित और विज्ञान दोनों में फेल होने वाले 15%, मतलब ये वाला पार्ट हमें 15% बताया गया है। तो ये 15% में से 2% यहां पर घटा देंगे, तो रिमेनिंग 13% यहां पे रहेगा। अब देखिएगा केवल गणित में फेल होने वाले छात्र मुझे निकालना होगा। तो अगर हम गणित की बात करें तो ये पूरा सर्कल गणित का है, जिसमें 20% छात्र कुल फेल हुए हैं। उनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, गणित अंग्रेजी और विज्ञान तीनों में फेल हुए, गणित और विज्ञान दोनों में फेल हुए। तो केवल गणित में फेल होने वाले कितने होंगे भाई? 20 में से देखते हैं, तो 13, 2, 15, 15 और 3, 18, मतलब 2% ऐसे छात्र बचे हुए हैं जो केवल गणित में फेल है। केवल अंग्रेजी में निकाल लेते हैं, तो केवल इसमें भी 2% आ जाते हैं। अब हम केवल विज्ञान में फेल होने वाले छात्र निकालते हैं, तो केवल विज्ञान में फेल होने वाले छात्र 2% होंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है फेल होने वाले छात्रों का, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों विषयों में पास होने वाले छात्र कितने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कोई एक विषय में फेल होने वाले छात्र। तो गणित में 2% है, अंग्रेजी में 2% है, विज्ञान में 2% है। 2 विषयों में फेल होने वाले, तो मैथ्स और इंग्लिश में फेल होने वाले 3%, इंग्लिश और साइंस में फेल होने वाले 8% है, साइंस और मैथ्स में फेल होने वाले 13% हैं, जबकि तीनों विषयों में फेल होने वाले 2% है। इनका हम सम टोटल कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है 32%। इट मीन्स 32% छात्र ऐसे हैं
जो या तो किसी एक विषय में फेल है, या 2 विषयों में फेल है, या तीनों विषयों में यहां पर फेल है। तो 32% किसी न किसी विषय में फेल हैं, तो 68% रिमेनिंग जो होंगे वो सभी विषयों में पास होंगे। ये हमारा आंसर हो जाता है।